हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फाइनल रिव्यू में। और आज है 8 जून। 8 जून को जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बनेंगे इंपोर्टेंट, वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो की जो पीडीएफ आपको मिलेगी हमारे टेलीग्राम चैनल पे, लिंक है डिस्क्रिप्शन पे। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आज के कोट ऑफ द डे की, चूंकि है सपने वो नहीं हो जो हम सोते हुए देखते हैं, सपने वो हैं जो हमें सोने नहीं देते। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी की ये लाइन है, तो बहुत ही मोटिवेशन से भरी हुई है। तो सब अब बात करेंगे हम आगे आने वाले क्लास की, जो उसकी जून के महत्वपूर्ण दिवस और थीम की हम बात करते हैं, जिसमें अभी तक के हमने 7 जून तक के कंप्लीटली, और इससे पहले भी जो रिवीजन के तौर पे हमने 7 तारीखें जितने भी होते हैं वो हमने देखे हैं। आज है 8 जून, तो 8 तारीख की महत्वपूर्ण दिवस और थीम देखेंगे। पहले 8 जनवरी की बात कर लें, तो यहाँ पे बनाया जाता है अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस स्थापना दिवस। ठीक है, थीम इसकी थी, थीम आधिकारिक तौर पर कोई घोषित नहीं हुई थी यहाँ पे। अगला है 8 फरवरी, यहाँ पे सुरक्षित इंटरनेट दिवस मनाया जाता है। फरवरी के दूसरे सप्ताह का दूसरा दिन ये होता है। और थीम इसकी थी कनेक्ट, रिस्पेक्ट, प्रोटेक्ट, ऑनलाइन सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी। और 8 मार्च को सभी को पता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, और इस बार की थीम थी समानता को गति दें, प्रगति को बढ़ावा दें। और 8 अप्रैल की बात करेंगे, तो इस बार की जो 8 अप्रैल की डे मनाया जाता है वो मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय रोमानी दिवस। ठीक है, और थीम इस बार की थी विविधता का जश्न, अधिकारों का संरक्षण। और 8 मई की बात करें तो विश्व रेड क्रॉस डे और रेड क्रेसेंट दिवस यहाँ पे मनाया जाता है। जो कि बात करें मानवता को जीवित रखना ही इस बार की थीम थी। और आज है 8 जून, और 8 जून की जो महत्वपूर्ण दिवस है वो है वर्ल्ड ओशियंस डे, यानी कि विश्व महासागर दिवस, जिसकी थीम है इस बार की नए महासागर आयाम, गहराई से जुड़ाव। ठीक है, तो ये हो गए इंपोर्टेंट डेज और उसकी थीम। अब बात करेंगे हम आज के पहले करंट अफेयर क्वेश्चन की, जो कि है उत्तराखंड के किस राष्ट्रीय उद्यान या अभ्यारण्य में हाल ही में देश की पहली अल्पाइन बॉटनिकल कंजर्वेटरी यहाँ पे स्थापित की गई है। तो ये की गई है दोस्तों नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व के लिए। यहाँ पे देश की पहली अल्पाइन बॉटनिकल कंजर्वेटरी चमोली जिले में नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व के लिए में स्थापित की गई है। बात कर लेंगे इसकी नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व की। तो यहाँ पे स्थापना की बात करें और पहचान की बात करें तो 1982 में इसकी स्थापना हुई थी नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान की, और यूनेस्को की जो धरोहर स्थल सूची में शामिल किया था वो किया था 1988 में। बायोस्फीयर का रिजर्व दर्जा भी इसको 1988 में ही मिला था, और नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व को के रूप में अपग्रेड यहाँ पे अपग्रेड किया गया था। जिसके मुख्य क्षेत्र की बात करें तो फूलों की घाटी भी इसमें शामिल है। बात करेंगे संरक्षित जो वनस्पतियां हैं, यहाँ पे अल्पाइन कंजर्वेटिव में मुख्य रूप से ब्रह्मकमल, जो कि उत्तराखंड का राज्य पुष्प भी है, और फेन कमल, जटामासी, कुथ जैसी अनेक संकटग्रस्त औषधियां या प्रजातियां का संरक्षण यहाँ पे किया जा रहा है। भौगोलिक विस्तार की बात करें तो ये बायोस्फीयर रिजर्व उत्तराखंड के 3 हिमालय जिलों में फैला हुआ है, जिसमें चमोली है, पिथौरागढ़ है और बागेश्वर है। कल जो हमने वीडियो कराई थी उसी वीडियो में हमने मैप के थ्रू भी ये जाना था। बात करेंगे इसके बाद वो जो टाइम तारीख चल रही ना पटवारी के लिए, उसके बात करेंगे अल्पाइन जोन की विशेषताएं। तो यहाँ पे हिमालय में आमतौर पर 3000 से 4500 मीटर की ऊंचाई पर पाए जाने वाले घास के मैदानों को बुग्याल या एल्पाइन पास्चर कहा जाता है, जहां एक कंजर्वेटिव केंद्रित है। अगली क्वेश्चन की हम बात करें तो नीति आयोग द्वारा 2025-26 के एसडीजी इंडिया इंडेक्स में उत्तराखंड ने लैंगिक समानता में देश में कौन सा स्थान प्राप्त किया? तो ये किया है 7वां स्थान। ठीक है, अब बात करेंगे एसडीजी की। तो यहाँ पे सूचकांक की शुरुआत की बात करें तो यहाँ पे 17 सूचकांक हैं, इसके अंदर 17 गोल्स हैं। एसडीजी के अंदर 17 गोल्स हैं, और ये 17 के बाद 18 आता है, तो 2018 में लॉन्च हुआ है। ठीक है, मैंने ऐसे ट्रिक याद कर रखी है कि ये लॉन्च कब हुआ था, 2018 में एसडीजी इंडेक्स, और दिसंबर के महीने में लॉन्च हुआ था। वैश्विक लक्ष्य की बात करें तो ये इंडेक्स संयुक्त राष्ट्र जो कि यूएन है, इसके एजेंडा 2030 के तहत कुल निर्धारित यहाँ पे 17 लक्ष्य में ध्यान में रखकर राज्यों की रैंकिंग यहाँ पे तैयार करता है। लैंगिक समानता का पैमाना की बात करें तो इस गोल के तहत मुख्य रूप से लिंगानुपात, कार्यबल में महिलाओं की जो भागीदारी है, घरेलू हिंसा की कमी और राजनीतिक नेतृत्व में महिलाओं की हिस्सेदारी को ये
एनालाइज करता है या मापता है, ठीक है। इन क्षेत्रों में नापता है लैंगिक समानता कि क्या महिलाएं पुरुष के बराबर है नहीं है, कितनी भागीदारी हो रही है, ठीक है। और ये कितने में है, SDG नंबर 7 में ये है। तो याद रखना दोस्तों, हर नंबर इंपॉर्टेंट है आपके लिए। राज्यों की श्रेणी की बात करें तो इंडेक्स में राज्यों को उनके स्कोर के आधार पर 4 श्रेणियों में बांटा गया। अब भारत के राज्यों में भी अलग अलग काम किए गए, मतलब कि अलग अलग पैमाने बनाए गए इन SDG को नापने के लिए, जिसके अंदर अगर एस्पिरेंट है तो 0 से 49 अगर स्कोर आ रहा है तो एस्पिरेंट श्रेणी में आएगा। परफॉर्मेंस श्रेणी के लिए 50 से 64 अंक यहाँ पे लाना जरूरी है। और उसके बाद फ्रंट रनर की बात करें तो 65 से 99, और अचीवर तो 100% जो हो जाएगा वो अचीव कर लेगा अपने टारगेट को। तो ये 4 श्रेणियां बनाई गई है भारत सरकार ने। बात करेंगे उत्तराखंड की रैंकिंग की, तो लैंगिक समानता में सूचकांक को लैंगिक समानता सूचकांक में 49 के स्कोर के साथ देश में 7वें स्थान पर रहना है। दर्शाता है कि राज्य को महिला सशक्तिकरण और वेतन विसंगति क्षेत्रों में सुधार की आवश्यकता यहाँ पे है, क्योंकि 7 नंबर उतना अच्छा है नहीं दोस्तों। उस आपसे पहले जब 6 लोग हैं तो आप कहाँ हो, 7वें नंबर पर हो, तो ये थोड़ा सा चिंताजनक बात है, ठीक। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड वंश अनुसंधान केंद्र द्वारा जून में किस स्थान पर हिमालय के सबसे बड़ी फर्नरी उद्घाटन किया है। तो ये किया है दोस्तों रानीखेत अल्मोड़ा में। बात कर लेते हैं फर्नरी क्या चीज है। तो वानस्पतिक विशेषता की बात करें तो फर्न जो है टेरिडोफाइटा समूह के पौधे होते हैं, फर्न जिन्हें कहते हैं, जिनमें फूल और बीज नहीं होते हैं, और इनका जो प्रजनन है वह बीजाणुओं द्वारा होता है, यानी कि स्पोर्स के द्वारा होता है। पारिस्थितिकी की सूचक की बात करें तो फर्न के पौधे पर्यावरण और नमी के प्रति बेहद संवेदनशील होते हैं, इसलिए इन्हें किसी भी जंगल की सेहत और पारिस्थितिकी तंत्र का प्राकृतिक सूचक यहाँ पे माना जाता है। कहने का मतलब है, अगर जहाँ पर ये फर्न की जो संख्या है वो बहुत ज़्यादा है तो वहाँ पे समझ लीजिए वहाँ पे पारिस्थितिकी तंत्र बहुत अच्छा है। एपीफाइटिक प्रजाति की बात करें तो रानीखेत के इस फर्नरी में एपीफाइटिक प्रजाति भी शामिल है, जो बिना नुकसान पहुंचाए दूसरे पेड़ों के तनों पर आश्रित रहकर जीवित रह सकती है, ठीक है। औषधि और व्यावसायिक महत्व की बात करें तो यहाँ संरक्षित जो फर्न है उनकी प्रजातियों का उपयोग क्या करते हैं, पारंपरिक चिकित्सा में कीड़े मारने, घाव सुखाने, सजावटी बागवानी के लिए बड़े पैमाने पर किया जाता है। और FRC की बात करें तो उत्तराखंड वन अनुसंधान जो कि FRC केंद्र है, इसका मुख्य उद्देश्य पश्चिम हिमालय क्षेत्र में जो लुप्त हो रही गैर काष्ठ वन उपज है उनका संवर्धन करना ये है। गैर काष्ठ वन उपज का मतलब यही होता है फर्न, क्योंकि इनमें लकड़ियां तो होती नहीं है, ये खाली बेल वेल ऐसी टाइप की होती हैं। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। उत्तराखंड सरकार ने जैविक बासमती और स्थानीय जो झंगोरा और मडुआ है इसके निर्यात के लिए किस खाड़ी देश के व्यापारिक महासंघ के साथ यहाँ पे समझौता किया है। तो ये क्या है दोस्तों, संयुक्त राज्य अमीरात यानी कि UAE। यहाँ पे देख लेंगे झंगोरा और मडुआ की पहचान की बात करें तो ये दोनों पारंपरिक मोटे अनाज के रूप में जाने जाते हैं। मडुआ को फिंगर मिलेट, जो कि मडुए की रोटी आपने बहुत खाई होगी पहाड़ों में, तो इसको फिंगर मिलेट यानी कि रागी, और झंगोरा को बार्नयार्ड मिलेट यानी कि इसके बार्नयार्ड के नाम से जाना जाता है। पोषक तत्वों के भंडार की बात करें तो मडुआ में प्रचुर मात्रा से कैल्शियम और आयरन पाया जाता है, जबकि झंगोरा क्या है, बेहतरीन ग्लूटेन फ्री और कम ग्लाइमेसिक इंडेक्स वाला अनाज है जो शुगर मरीजों के लिए सर्वोत्तम है। और लुलु ग्रुप इंटरनेशनल की बात करें तो आई थिंक ये जो लुलु है ना, ये लुलु यहाँ पे लखनऊ में भी आप जानेंगे तो ये लुलु मॉल है, ठीक है। और ये मॉल कहाँ का ये मॉल का जो मेन वो है हेडक्वार्टर कह लो, कुछ कह लो, ये UAE से ही रिलेटेड है मेरे ख्याल से, वही है सेम शायद। तो ये लुलु ग्रुप इंटरनेशनल की बात करें तो ये संयुक्त अरब अमीरात में मुख्यालय वाला एक बहुराष्ट्रीय रिटेल कोंग्लोमरेट है जो पूरे मध्य पूर्व में सुपरमार्केट और हाइपर मार्केट की सबसे बड़ी चेन कहलाता है। मैंने बोला था ना, तो सुपरमार्केट और हाइपर मार्केट बहुत बड़ा मॉल है, कभी आप लखनऊ जाएं तो यहाँ पक्का विजिट करना, ठीक है। अगला तथ्य है कृषि निर्यात नीति। यहाँ पे बात करें तो भारत की जो कृषि है और प्रसंस्कृत यानी कि प्रोसेस्ड खाद्य उत्पाद हैं, इनके निर्यात को बढ़ावा देने के लिए गुणवत्ता प्रमाणन की जो नोडल एजेंसी है वो एपेडा है, ठीक है, जो इसे समझौते की मुख्य सहयोगी भी है। एपेडा की बात एपेडा है, ध्यान रखना। और UOCB की भूमिका की बात करें तो उत्तराखंड ऑर्गेनिक कमोडिटी बोर्ड है, जो कि राज्य में खेती को बढ़ावा देने के लिए
किसानों के उत्पादों को वैश्विक बाजार से जोड़ने हेतु नोडल एजेंसी के रूप में काम करती है। अगला क्वेश्चन है, विश्व आर्थिक मंच यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2026 में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश यहाँ पे है? तो आइसलैंड यहाँ पे शीर्ष स्थान पर है। बात करेंगे ये वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक की तो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में प्रतिवर्ष WEF यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी किया जाता है, जिसकी शुरुआत जो है 2006 में हुई थी। इसके मुख्य 4 स्तंभ हैं दोस्तों जेंडर गैप इंडेक्स के जारी करने के। ये इसमें कैसे नापता है, असमानता को नापता है कैसे? 4 तरीके से, ठीक है। आर्थिक भागीदारी व अवसर से, शैक्षणिक उपलब्धियां से, स्वास्थ्य एवं उत्तरजीविता से और राजनीतिक सशक्तिकरण से। और आइसलैंड का रिकॉर्ड की बात करें तो लगातार कई वर्षों से इस सूचकांक में देश का दुनिया में शीर्ष स्थान पर बना हुआ है, जिसने अपने जेंडर गैप को 90% से अधिक पार्ट यहाँ पे ले रखा है। सूचकांक का पैमाना की बात करें 0 से 1 के बीच यहाँ पे स्कोर होता है, जहां पर 1 का अर्थ है पूर्ण लैगिंग समानता यानी कि कंप्लीट इक्वालिटी, और 0 का जो अर्थ होता है वो पूर्ण रूप से असमानता। WEF की बात कर लेंगे थोड़ी सी, तो यहाँ पे इसकी स्थापना वर्ष 1971 में क्लॉस श्वाब द्वारा की गई थी। इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है और इसकी वार्षिक बैठक दावोस में होती है। अगला क्वेश्चन है, भारत के जो सबसे बड़े तैरते और ऊर्जा संयंत्र है यानी कि फ्लोटिंग सोलर प्लांट पावर प्लांट है, ये वाणिज्य संचालन हाल में कहाँ शुरू किया है? तो ये क्या है दोस्तों? ओंकारेश्वर बांध जो है मध्य प्रदेश में। बात कर लेंगे इसकी डिटेल में। तो ये फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट है, मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में नर्मदा नदी पर स्थित है। ओंकारेश्वर जल विद्युत परियोजना के जलाशय में स्थित है। बात करेंगे इसकी टेक्निकल लाभ की, तो पानी की सतह पर पैनल लगाने से पानी का जो एवापोरेशन होता है वो कम हो जाता है और पानी के ठंडे प्रभाव के कारण सोलर पैनल की कार्यक्षमता भी बढ़ जाती है। इसी क्रम में भूमि अधिग्रहण की बचत भी हो जाती है, जिससे टेक्निकली ये सबसे बड़ा फायदा होता है कि इसके लिए किसी कीमती कृषि योग्य या रिहायशी भूमि का अधिग्रहण इसकी आवश्यकता ही नहीं पड़ती है, क्योंकि देखो पानी में लगाएंगे तो पानी में तो और कुछ कर नहीं सकते हम, ना हम खेती कर सकते ना कुछ घर बना सकते। तो जाहिर सी बात है पानी में फ्लोटिंग सोलर पैनल लगाना बहुत ज्यादा यहाँ पे बचत होती है भूमि अधिग्रहण की। पर्यावरणीय प्रभाव की बात करें तो ये परियोजना कार्बन उत्सर्जन को कम करने और ग्रिड को स्वच्छ ऊर्जा की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित करने में मदद करेगी। रामागुंडम बनाम ओंकारेश्वर की बात करें तो रामागुंडम में भी है, जो कि तेलंगाना है। ये प्रोजेक्ट जो था पहले भारत का सबसे बड़ा प्लांट था, लेकिन ओंकारेश्वर बांध मल्टी मेगा प्रोजेक्ट का अब क्या है, देश का बड़ा तैरता हुआ सोलर हब ये बन चुका है। बात करेंगे हाल ही में किस देश ने औपचारिक रूप से ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप व्यापारिक ब्लॉक में शामिल होने की यहाँ पे पुष्टि की है? तो ये की है दोस्तों यूनाइटेड किंगडम यूके ने। बात कर लेंगे इसकी पूरा नाम इसका क्या है, कॉम्प्रिहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव एग्रीमेंट फॉर ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप, CTPP का पूरा नाम है, ठीक है। यहाँ पे पृष्ठभूमि की बात करें तो ये मूल रूप से TPP था, जिसे 2017 में अमेरिका के हटने के बाद बाकी 11 देशों ने मिलकर इसे CPTPP के रूप में पुनर्गठित किया है। यूके का ऐतिहासिक महत्व की बात करें तो यहाँ पे यूनाइटेड किंगडम इस ब्लॉक में शामिल होने वाला पहला यूरोपीय देश और इसके संस्थापक सदस्यों से बाहर का पहला गैर प्रशांत देश यहाँ पे बन गया है। ब्रेक्जिट की बात करें तो यूरोप संघ को छोड़ने के बाद ब्रिटेन के लिए वैश्विक स्तर पर नए व्यापारिक बाजार को तलाशने और अपनी अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए सबसे बड़ा समझौता है। और भारत के रुख की बात करें तो भारत इस समझौते का हिस्सा नहीं है अभी, क्योंकि इसके जो कड़े बौद्धिक संपदा अधिकार हैं और श्रम मानक भारत की घरेलू नीतियों के अनुकूल यहाँ पे नहीं बैठते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का कौन सा पड़ोसी देश है जो 2026 में आधिकारिक तौर पर LDC यानी कि अल्प विकसित देशों की सूची से बाहर निकलकर विकासशील देश यहाँ पे बन गया है? तो यह है बांग्लादेश, ठीक है। यहाँ पे बात करेंगे LDC का निर्धारण कौन करता है? तो UN द्वारा, यूनाइटेड नेशन द्वारा अल्प विकसित जो देश होते हैं, लोवेस्ट या लोअर डेवलपमेंट कंट्रीज कह लो, इसकी श्रेणी का निर्धारण 3 पैमानों पर होता है। ये पैमाने कौन कौन से हैं? प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय यानी कि GNI, ठीक है, ग्रॉस नेशनल इनकम, मानव संपत्ति सूचकांक और आर्थिक और पर्यावरणीय सुभेद्यता सूचकांक। इसके अकॉर्डिंग देखा जाता है कि कौन सा देश डेवलपमेंट है या डेवलपिंग है या अंडर डेवलपमेंट है। ग्रेजुएशन की सीमा की बात
ग्रेजुएशन की प्रक्रिया की बात करें तो ये जब कोई देश इन 3 पैमानों पर, ठीक है, इन 3 पैमानों पर संयुक्त राष्ट्र विकास नीति समिति के मानकों को लगातार 2 समीक्षाओं में पार कर जाता है तो उसे ग्रेजुएट कर दिया जाता है, यानी कि वो पास कर दिया जाता है। ठीक है। आर्थिक लाभ की समाप्ति की बात करें तो एलडीसी सूची से बाहर आने के बाद बांग्लादेश को मिलने वाले जो वैश्विक तरजीही व्यापार लाभ, ड्यूटी फ्री और कोटा फ्री मार्केट एक्सेस था, वो रियायती विदेशी कर्ज मिलना यहाँ पे बंद हो जाएंगे। रेडीमेड्स गारमेंट्स आपकी बात करें तो बांग्लादेश इस आर्थिक प्रगति का मुख्य आधार क्या है, उसका रेडीमेड गारमेंट्स उद्योग है, जो वैश्विक बाजार में चीन के बाद दूसरे स्थान पर आता है। सूची की शुरुआत की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र द्वारा एलडीसी श्रेणी की शुरुआत 1971 में दुनिया के सबसे कमजोर और गरीब देशों को विशेष अंतर्राष्ट्रीय सहायता प्रदान करने के लिए की गई थी। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन परिवर्तन सम्मेलन COP30 का आयोजन 2025-26 के दौरान कहाँ निर्धारित किया गया? तो ये किया गया बेलेम, ब्राजील में। बात करेंगे, कॉप का पूरा नाम है कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज, जो संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क कन्वेंशन, इसका सर्वोच्च निर्णय लेने वाला निकाय यानी कि बॉडी है। बेलेम ब्राजील की बात करें तो इसका चयन बेलेम शहर का चयन जो था वो था अमेजन वर्षावन का प्रवेश द्वार है। यहाँ सम्मेलन का कराने का उद्देश्य क्या है, वैश्विक नेताओं का ध्यान धरती के फेफड़ों, यानी कि जो ब्राजील के अमेजोन के जंगल है ना, उनको क्या कहते हैं, धरती का फेफड़ा कहते हैं, क्योंकि वहाँ इतने घने जंगल है वो, तो जाहिर सी बात है वहाँ से ऑक्सीजन बहुत मात्रा में निकलती है। पेरिस समझौते के मील का पत्थर की बात करें तो COP30 को बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि यहाँ जो देश हैं अपने नए और अधिक कड़े राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान लक्ष्यों को प्रस्तुत करेंगे। UNFCCC की बात करें तो इसकी स्थापना की जो नींव थी 1992 में ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में आयोजित पृथ्वी सम्मेलन की अर्थ समिट के दौरान रखी गई थी। और अमेजन की महत्व की बात करें तो ब्राजील के राष्ट्रपति हैं लुइस इनासियो लुला डी सिल्वा। इन्होंने 2030 तक अमेजन वनों की अवैध कटाई को शून्य करने का यहाँ पे वैश्विक संकल्प किया है। दोस्तों अब बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। जून 2026 में आयोजित 52वें G7 शिखर सम्मेलन की जो आधिकारिक मेजबानी थी वो किस देश के द्वारा की गई थी? तो ये की थी फ्रांस के द्वारा। अब बात करेंगे 15 से 17 जून 2026 के बीच फ्रांस के एवियन लेस बैंड इस शहर में आयोजित यहाँ पे किया जाएगा। ठीक है, थानी किया जाएगा 15 से 17 जून में। बात करेंगे G7 के सदस्य देश, तो इस समूह में दुनिया की 7 सबसे उन्नत अर्थव्यवस्थाएं शामिल है, जैसे कि कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और यूएसए। इसमें ध्यान देना दोस्तों, G7 में चाइना नहीं है। अब यूरोपीय संघ की स्थिति की बात करें तो ये G7 का आधिकारिक सदस्य नहीं है, यूरोपीय संघ यानी कि यूरोपीय यूनियन, लेकिन इसकी सभी बैठकों और चर्चाओं में गैर संख्याकित सदस्य के रूप में स्थायी रूप से भाग लेता है। समूह की प्रकृति की बात करें तो ये कोई संविधान या स्थायी सचिवालय नहीं होता है। इसकी अध्यक्षता हर साल देशों के बीच यहाँ पर रोटेशन के आधार पर चेंज होती रहती है। और G8 से G7 की यात्रा की बात करें तो 1997 में रूस के शामिल होने से ये G8 बन गया था, लेकिन 2014 में यूक्रेन के क्रीमिया पर अवैध कब्जे के बाद रूस को इस समूह से सस्पेंड यहाँ पे कर दिया था। तो ध्यान देना, रूस और चाइना इस G7 पे नहीं है। फ्रांस का एवियन शहर की बात करें तो एवियन लेस बैंड शहर अपने प्राकृतिक मिनरल वाटर और पूर्व में जो हस्ताक्षरित कई महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संधियां जैसे कि 1962 का एवियन समझौता इसके लिए प्रसिद्ध है। अब बात करेंगे भारत की जो संचित निधि है यानी कि कंसोलिडेट फंड, इससे धन निकालने के लिए निम्नलिखित में से किसका अनुमोदन यहाँ पे अनिवार्य है? तो ये है भारत की जो संसद है उसका अनुमोदन यहाँ पे अनिवार्य है। अनुच्छेद 114 के जो अनुसार है, सरकार संसद द्वारा पारित जो विनियोग विधेयक एप्रोप्रिएशन बिल, इसके माध्यम से संचित निधि से धन यहाँ पे निकाल सकती है। तो यहाँ पे बात कर लेंगे संवैधानिक प्रावधान क्या है। भारत की जो संचित निधि है इसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 266 के फर्स्ट में स्पष्ट रूप से किया गया है। राजस्व का संग्रहण की बात करें तो भारत सरकार को जो प्राप्त होने वाले सभी अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष कर हैं और लिया गया जो ऋण और कर्जे के अदायगी से यानी कि उसको मतलब चुकाने के बाद प्राप्त होने वाला जो पूरा धन है इसी निधि में जमा होता है। यानी कि कहने का मतलब जो सरकार पैसा कमाती है ना,
या भले टैक्स से कह लो या इनकम टैक्स, कुछ भी, एवरीथिंग, तो वो क्या होता है भारत की संचित निधि में, कंसोलिडेट फंड में जमा हो जाता है, जो कि है 266 फर्स्ट के अंदर अनुच्छेद। विनियोग विधेयक क्या है? अब संविधान के अनुच्छेद 114 के तहत जब तक संसद इस विधेयक को पारित नहीं कर देती तब तक संचित निधि से 1 रुपया भी यहाँ पे खर्च नहीं कर सकती सरकार। कहने का मतलब है जितना पैसा सरकार को खर्च करना होगा उसके लिए क्या करना होगा, विनियोग विधेयक जहाँ पे जारी करना होगा अनुच्छेद 114 के तहत। उसके बाद क्या होगा, ये जब पारित हो जाएगा विधेयक कि हाँ तुम्हें इतने फंड की जरूरत है और ये ऐसा ऐसा है, तो उसके बाद सरकार को ये पैसे खर्च करने के लिए अनुमति मिल जाएगी संचित निधि से। भारत व्यय की बात करें तो इस निधि पर कुल खर्चे भारित होते हैं, जैसे कि अब देखो जो संचित निधि है ना, इस पे क्वेश्चन ये बन जाता है कि कौन से खर्चे होते हैं जो संचित निधि से डायरेक्ट खर्चे किए जाते हैं। जैसे कि है राष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट के जजों का वेतन, ठीक है, इन दोनों के वेतन जो है यहां से संचित निधि से ही बनते हैं, जिन पर संसद में चर्चा तो हो सकती है लेकिन मतदान नहीं होता, ठीक है, यानी कि चर्चा तो हो सकती है क्योंकि देखो सैलरी तो देनी है, ठीक है, तो इसमें मतदान वोटिंग की जरूरत ही नहीं है, इतनी सी लॉजिक है, तो ये तो लॉजिक की बात है। अब बात करेंगे नियंत्रण और लेखा परीक्षा की, तो संचित निधि से जो होने वाला प्रत्येक खर्च है इसकी निगरानी कौन करता है, भारत के ऑडिटिंग डिपार्टमेंट, जो कि है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि कैग, और इसके द्वारा ही की जाती है। कैग की बात कर लेंगे तो आर्टिकल किसके अंदर है, आर्टिकल है 148 के अंतर्गत ये आता है, ठीक है। बात करेंगे इसके बाद लास्ट क्वेश्चन आज का, संस्कृत मंत्रालय द्वारा सांस्कृतिक विरासत संरक्षण हेतु किस तकनीक संस्थान जो कि आईआईटी है इसके साथ समझौता यहाँ पे किया गया, तो ये आईआईटी बॉम्बे के द्वारा, बॉम्बे के साथ यहाँ पे किया गया है। देख लेंगे सांस्कृतिक विरासत संरक्षण तथ्य की, तो संस्कृति मंत्रालय की पहल है। इस समझौते का नोडल जो मंत्रालय है वो केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय है, जिसका उद्देश्य आधुनिक डिजिटल तकनीकों के माध्यम से भारत की सांस्कृतिक धरोहरों को संजोना है। भारतीय संस्कृति पोर्टल की बात करें तो यह राष्ट्रीय डिजिटल रिपोजिटरी है, जहां भारत के इतिहास, वास्तुकला, अभिलेखागार, पुस्तक, दुर्लभ पुस्तकों और हस्तशिल्प की जानकारी यहाँ पे निःशुल्क में उपलब्ध है। आईआईटी बॉम्बे का योगदान की बात करें तो यहाँ इस संस्थान में डेटा माइनिंग, एआई, वर्चुअल रियलिटी और 3D मैपिंग की तकनीकों का उपयोग करके ऐतिहासिक स्मारकों का डिजिटल दस्तावेज यहाँ पे किया जा रहा है, दस्तावेजीकरण यानी कि डिजिटलाइजेशन किया जा रहा है कुल मिला के। अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की बात करें तो इस समझौते के तहत इमारतों का ही नहीं बल्कि भारत के पारंपरिक लोक नृत्य, मौखिक परंपरा और त्योहारों को भी यहाँ पे डिजिटल रूप में सुरक्षित किया जाएगा। कहने का मतलब है जो भी सांस्कृतिक विरासत है भारत की, उनका अब डिजिटलाइजेशन हो रहा है, तो ये अच्छी बात है। और भावी पीढ़ी के लिए महत्व की क्या बात है, तो यहाँ पे जो डिजिटल डेटाबेस होगा दुनिया भर के इतिहासकारों, शोधकर्ताओं और छात्रों के लिए प्रमाणिक भारतीय सांस्कृतिक स्रोतों को खोजने का सबसे बड़ा माध्यम यहाँ पे बन रहा है। तो दोस्तों ये थी इंपोर्टेंट 12 क्वेश्चन करंट अफेयर के। अब हम बात करेंगे कल के क्वेश्चन जो पूछा था हमने, उत्तराखंड राज्य आंदोलन के दौरान 2 सितंबर, अच्छा ये तो हो गया था, ठीक है। अब जो आज का क्वेश्चन है वो है उत्तराखंड की जो प्रसिद्ध भिलंगना नदी है इसका, ये भी हमने शायद पूछ लिया था, ठीक। तो आज शायद मैंने नया क्वेश्चन बनाना मैं भूल गया हूँ, कोई बात नहीं, कभी कभी हो जाता है। तो इसका आंसर हम देख लेते हैं। जो भिलंगना नदी है उसका जो उद्गम स्रोत है वो निम्नलिखित में से कौन सा ग्लेशियर यहाँ पे है, तो ये है दोस्तों खतलिंग ग्लेशियर, जो कि टिहरी गढ़वाल जिले के खतलिंग ग्लेशियर से निकलती है भिलंगना नदी, और आगे जाकर ये पुरानी टिहरी में यानी कि भागीरथी नदी में मिल जाती है, और जहां पे क्या है अब टिहरी बांध प्रसिद्ध बना हुआ है। तो दोस्तों ये तो था कल के क्वेश्चन का आंसर। चलो मैं आज का क्वेश्चन यहीं पर कर देता हूं। तो जो संविधान है ना, संविधान, भारतीय संविधान, तो संविधान के किस आर्टिकल के तहत यानी कि किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी किया जाता है, यानी कि ऑर्डिनेंस, ORDINANS, ठीक है, अध्यादेश जारी किया जाता है। अब मैं इसका ऑप्शन तो नहीं दे रहा, बाकी आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं इसका आंसर और अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की करंट अफेयर की क्लास। अब हम मिलेंगे अगली क्लास में अगले करंट अफेयर के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।